कि जल्दी जल्दी विकास करेगा, आगे बढ़ेगा, वो कुछ ऐसा विकास यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। अगर मेरे विकास की आप बात करना चाहते हैं तो मैं विकास के रूप में सबसे पहले सड़कों पर ध्यान दूंगा। सुरक्षा में किस तरीके से व्यापारियों को जो है सुरक्षित करेंगे? बिल्कुल, कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, उनके रिश्तेदार को दिन दहाड़े गोली मारी गई। वो समाज के दुश्मन नहीं है, वो इस पार्टी के दुश्मन है कि किसी सोनार को लूटा गया, किसी बड़े व्यापारी को लूटा गया। शिक्षा के क्षेत्र में कहा जाए तो सदर विधानसभा में कोई कार्य जी, राम और रहीम के मुद्दे पर राजनीति करना चाह रहे हैं। ऐसी भाषा का प्रयोग गुंडे और मवाली करते हैं, जिस भाषा का प्रयोग नंदगोपाल नंदी ने किया है। हमने विकास किया, हमने लैपटॉप दिया, हमने समाजवादी पेंशन योजना दी। अभिनंदन स्वीकार कीजिए मेरा, मैं हूं राज सैनी। आप देखना शुरू कर चुके हैं राजतन टीवी और हमारे साथ मौजूद हैं उदय भान मौर्य जी, जो समाजवादी पार्टी से सदर विधानसभा से प्रबल दावेदार हैं। सबसे पहले उदय भान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप भी चुनाव के मैदान में हैं जी। सदर विधानसभाएं की जो समस्याएं हैं उसको किस तरीके से आप देखते हैं? आपने जौनपुर के विकास प्लान को किस तरीके से तैयार किया है कि अगर जनता आपको चुनती है, जनता आपको मौका देती है, तो किस प्रकार से आप जो सदर विधानसभा का विकास करेंगे? जी देखिए, चूँकि सदर विधानसभा हमारा मूलतः दो भागों में है, एक शहरी क्षेत्र है और एक ग्रामीण क्षेत्र है। तो जो विकास की योजनाएं होंगी, ग्रामीण क्षेत्रों की अपनी अलग समस्याएं हैं, शहरी क्षेत्रों की अपनी अलग समस्याएं हैं, तो इनका निदान भी अलग अलग तरीके से किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जौनपुर ज़िले के विकास के लिए तकरीबन 1100 करोड़ रुपए शासन द्वारा स्वीकृत किए गए थे। इन 1100 करोड़ में से 530 करोड़ रुपए जो है यहाँ पर एसटीपी परियोजनाओं के लिए आवंटित किए गए थे। एसटीपी योजनाओं में भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगे और ये आरोप खुद इनके पार्टी के नेताओं ने लगाए थे, जिसकी जांच विधान परिषद की अस्थाई समिति द्वारा की जा रही थी। विधान परिषद की अस्थाई समिति द्वारा जौनपुर के डीएम से रिपोर्ट मांगी गई। जौनपुर के डीएम ने एडीएम के अध्यक्षता में एक समिति गठित की। एडीएम ने प्रबंध निदेशक जल निगम से सफाई मांगी, कागज़ मांगे गए, साक्ष्य मांगे गए कि भ्रष्टाचार की सीमा क्या है। ऐसी रिपोर्ट देने में प्रबंध निदेशक जल निगम विफल रहे और अभी हालिया में विधान परिषद की अस्थाई समिति का निर्णय आया है कि इस परियोजना में व्यापक भ्रष्टाचार किए गए हैं। आप बताइए, 1100 करोड़ रुपए के बजट से 530 करोड़ रुपए एसटीपी परियोजना के लिए थे। अगर उसमें भ्रष्टाचार है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि संपूर्ण बजट का कितना बड़ा हिस्सा है भ्रष्टाचार की शिकार चढ़ा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जौनपुर में दूसरी जो सबसे बड़ी परियोजना थी जिस पे धन आवंटित किए गए, वो सड़कों पर थे, जहां तकरीबन 365 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। सड़कों की स्थिति अगर आप देखेंगे जौनपुर में, आप बस बाहर अगर नज़र डालेंगे तो कहीं भी आपको अलकतरा वाली सड़क नहीं मिलेगी, आपको गिट्टक नज़र आएंगे। आपका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना नीचे जा चुका है कि जौनपुर जो सपना लेकर चला था कि जल्दी जल्दी विकास करेगा, आगे बढ़ेगा, वो कुछ ऐसा विकास यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। उल्टे हुआ क्या कि हम दिल्ली को छोड़ करके तीसरे स्थान पर वायु प्रदूषण में आ गए हैं जौनपुर शहर में। तो ये सरकार जो है विकास के नाम पर व्यापक भ्रष्टाचार किए गए हैं। कहने के लिए सरकार धार्मिक रूप से हिंदुओं के साथ है। यहीं आपके पीछे शीतला चौकिया माता जी का मंदिर है और वहीं पर एक तालाब है जिसके पुनरुद्धार के लिए 3.5 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। लेकिन आप चले जाइए, अगर आप देखेंगे वहाँ 50 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं किए गए हैं। मैं मांग करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि एक सर्वदलीय मीटिंग बुलाई जाए और उसकी जांच कराई जाए कि भ्रष्टाचार का पैमाना वहां पर क्या है। यहीं पर हुसैनाबाद में एक तालाब के पुनरुद्धार का मामला था जिसमें 5 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, वहाँ बमुश्किल से 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं किया गया है। यानी 5 करोड़ में अगर 3.5 करोड़ भ्रष्टाचार के कगार पर पहुँचा है तो विकास का अंदाज़ा आप लगाइए। अगर मेरे विकास की आप बात करना चाहते हैं तो मैं विकास के रूप में सबसे पहले सड़कों पर ध्यान दूँगा, फ्लाईओवर पर ध्यान दूंगा, क्योंकि कई ऐसी क्रॉसिंग हैं जहां प्रतिदिन करोड़ों रुपए डीजल पेट्रोल पर बेबुनियादी तरीके से खर्च किए जा रहे हैं। हमारी गाड़ियां जामों में फंसी होती है। तो सड़क पे हम ध्यान देंगे, फ्लाईओवर पर हम ध्यान देंगे, नालियों पर हम ध्यान देंगे, हम स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करेंगे। पूरे मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई ऐसे सरकारी हैंडपम्प हैं जिनकी संख्या शायद 16 है जो ऐसे भ्रष्ट पड़े हुए, उस पर शासन का कोई निगाह नहीं है। और कहने के लिए हम स्वच्छ पेयजल की तरफ बढ़ रहे हैं जबकि हम उससे दूर जा रहे हैं। निश्चित एक बड़ा तबका जो है वह व्यापारी तबका है सदर विधानसभा में। जी उनकी सुरक्षा को लेकर सदैव सवाल उठते रहते हैं। दिन दहाड़े डकैती भी पड़ी थी कप्तान ऑफिस के बगल में, उसको किस तरीके से, सुरक्षा की बात मैं कर रहा हूँ,
सुरक्षा में किस तरीके से व्यापारियों को जो है सुरक्षित करेंगे? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सरकार ने दावा किया था कि गुंडे जेल के अंदर हैं, जो बाहर हैं उन्हें ठोक दिया गया है। अभी हालिया में ही मैं बताना चाहता हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, उनके रिश्तेदार को दिन दहाड़े गोली मारी गई। मैं पूछना चाहता हूं आपके आज अखिलेश जी ने ट्वीट करके जौनपुर के एक बाहुबल नेता को ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि कहाँ हैं योगी के जो पुलिस वाले जो इनामियों को खोज नहीं पा रहे। आपने भी देखा होगा। नहीं लग रहा है कि जो बिल्कुल देखिए मैं बता रहा हूँ, इस सरकार से जिनके व्यक्तिगत हितों की रक्षा, इस सरकार से जिनके व्यक्तिगत हितों की रक्षा नहीं हो पा रही है, उनके खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं। वो समाज के दुश्मन नहीं है, वो इस पार्टी के दुश्मन है, जिनको सरकार ठोक रही है, जेल के अंदर डाल रही है। बाकी आप बताइए, कई ऐसे लोग हैं जो इनामी हैं, जो सड़कों पर घूम रहे हैं, सरकार पर उन पर कोई निगाह नहीं है। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से अभी हालिया में एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, उनके रिश्तेदार को भूना गया चौराहे पर। आप बताइए, अगर उनको अंदर आपने डाल दिया था ठोकने वाले को, और जो बाहर थे उनको ठोक दिया, फिर कैसे ठोका गया? ये सरकार केवल अपने हितों की रक्षा के लिए गरीब जनता को परेशान कर रही है। आज देखेंगे, जो ठेले वाले थे, जो खुमचे वाले थे, वो कहाँ अपनी दुकान लगाए? अपनी दुकान नहीं लगा पा रहे हैं। महीने में 2-3 बार ये खबरें आती हैं कि किसी सोनार को लूटा गया, किसी बड़े व्यापारी को लूटा गया, किसी दुकान में दिन दहाड़े हल कर 50 लाख रुपए लूटे गए। आखिर ये लूटने वाले आए कहाँ से हैं? इनके लिए सरकार क्या कर रही है? इनके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, बल्कि इनके लिए सरकार सह दे रही है कि आप आगे बढ़ो, लूटो, खाओ और पार्टी में चंदा दो, और उसी चंदे से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाह रही है। आपसे हम एक और प्रश्न करेंगे। आप युवा हैं जी, ठीक है। युवाओं की मूलभूत समस्या रोजगार और शिक्षा की होती है जी। उसके प्रति किस तरीके से आप सक्रिय होंगे? युवाओं को रोजगार की व्यवस्था करेंगे, शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। 1980 में नवोदय एक विद्यालय बना था जी। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में कहा जाए तो सदर विधानसभा में कोई कार्य नहीं हुआ। जी, देखिए जहाँ तक युवाओं का प्रश्न है, चूँकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में ही राजपत्रित अधिकारी भी हूँ, तो युवाओं के लिए मैं बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आऊँगा। युवाओं के लिए मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ कि अपने जौनपुर ज़िले में एक कृषि महाविद्यालय जो राजकीय होगा, उसकी स्थापना का प्रयास करूँगा। एक विकलांग महाविद्यालय की स्थापना का प्रयास करूंगा, और एक समाजवादी कौशल विकास केंद्र की स्थापना का प्रयास करूंगा, जहां पर हमारे युवा पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, आगे जाकर के वो सरकारी क्षेत्रों में, प्राइवेट सेक्टर में जाकर एक सम्मानजनक वेतन प्राप्त करेंगे। न सिर्फ जौनपुर की आय में वृद्धि करेंगे, बल्कि प्रदेश की आय में भी वृद्धि करेंगे और राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि करने का प्रयास करेंगे। तो युवाओं के लिए, और मैं सरकार से गुजारिश, यदि मैं यहाँ से चुनकर सदर विधानसभा से लखनऊ विधानसभा में पहुँचता हूँ, तो सरकार से मैं आग्रह करूँगा, अपनी सरकार से, कि बहुत जल्द शिक्षक की नौकरी आए, लेखपाल की नौकरी आए, सेक्रेटरी की नौकरी आए, सेना में नौकरी आए, पुलिस में नौकरी आए। जो भर्तियां बंद हुई हैं, जो आज पेपर आउट की शिकार बनी हुई भर्तियां, उनको जल्द से जल्द समाजवादी पार्टी की सरकार भरने का प्रयास करेगी। देखिए, हम आपसे अब प्रदेश की राजनीति पर चर्चा करेंगे जी, कि मौजूदा राजनीति नाम और रंग पर हो रही है। नहीं लगता कि जो मूलभूत समस्याएं थी, जो ज़मीनी मुद्दे थे, जो युवाओं की समस्या थी, जो किसानों की समस्या थी, जो एक छात्र हितों में कदम उठाने चाहिए या सर्व समाज के हितों में कदम उठाने चाहिए, वो भूलकर और नाम और रंग की राजनीति चल रही है जी। बिल्कुल, ये इसका प्रभाव जनता पे कितना पड़ रहा है? देखिए आप चूँकि एक बार हुआ, जैसे अगर आप देखेंगे, एक बार हुए चुनाव, 2 बार हुए, 2 बार लोकसभा के चुनाव हुए, एक बार यहाँ विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए हैं। तो होता क्या है कि चूँकि विकास के मुद्दे से सरकार दूर जा रही है। विकास का मुद्दा सिर्फ कागजों पर इसके है। ये विकास के मुद्दे से दूर जा कर के राम और रहीम के मुद्दे पर राजनीति करना चाह रही है। लेकिन जनता एक बार धोखा खाई, 2 बार धोखा खाई, 3 बार धोखा खाई है, चौथी बार भी जनता धोखा खाने वाली नहीं है। जनता भारतीय जनता पार्टी की काली करतूतों से अवगत हो चुकी है, और इसका जवाब आने वाले विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनाकर जनता भारतीय जनता पार्टी को देगी। और एक प्रश्न और हम आपसे कहेंगे कि नंदगोपाल नंदी ने, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने अखिलेश यादव को कहा कि अखिलेश यादव जी ने कहा था कि 300 यूनिट जो है बिजली हमारी सरकार बनेगी तुम फ्री देंगे जी। लेकिन अब उन्होंने इसका पलटवार करते हुए कहा
कि वे कुत्ते की लात हैं, ऐसे ही चल जाते हैं। तो उसको किस तरीके से आप देखते हैं कि ये देखिए पहले तो एक कैबिनेट मंत्री और दूसरा विधानसभा का सदस्य अगर ऐसी भाषा का प्रयोग करता है तो वो एक तरीके से अनैतिक भाषा है। ऐसी भाषा का प्रयोग किसी विधानसभा या माननीय सदस्य को तो प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसी भाषा का प्रयोग गुंडे और मवाली करते हैं। जिस भाषा का प्रयोग गोपाल नंदी ने किया है, मैं अपनी पार्टी की तरफ से इसकी भर्त्सना करता हूं। वो क्या बताएंगे? 300 यूनिट जो बिजली फ्री की बात हो रही है, हमारी बिजली का प्रयोग किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के विकास की किशोरावस्था का शोषण कर रही है। जो विकास समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ था वो विकास आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसकी कमर पे घात किया गया है, चोटें मारी गई हैं, जिसके बाद विकास अवरुद्ध हो चुका है। विकास दूसरे रास्ते से जा रहा है। आज बिजली का बिल कितना है? आज कोई परिवार ऐसा बचा नहीं है जो बिजली बिल का भुगतान न कर रहा हो। यहाँ तक मैं आपको बता दूं, एक विधानसभा में 2-2 हज़ार ऐसे परिवार हैं जहाँ पति और पत्नी दोनों बिजली का भुगतान कर रहे हैं। इस सरकार में दोनों के नाम से कनेक्शन अलाट हो गए हैं, और जब वो कटवाने के लिए कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, पैसा देने के बाद भी उनका नाम नहीं कट रहा है। देखिए, हम जौनपुर की बात करेंगे जी। मेडिकल कॉलेज जी आया जी, और निर्माण हुआ जी, फिर रुक गया जी, फिर उद्घाटन हुआ जी, लेकिन अभी शुरुआत नहीं हो पाई। जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोरोना महामारी जब पहली बार आई थी, कोरोना फर्स्ट जिसे नाम दिया गया था, वो उतनी भयानक नहीं थी, उतनी भयावह स्थिति उसमें नहीं थी। वो आई और चली गई, उसमें जनधन की हानि नहीं हो पाई। इस सरकार ने अपने हाथों से अपनी पीठ थपथपाया और उसने कहा कि कोरोना फर्स्ट पर हमने विजय प्राप्त कर ली। उसके बाद भारी फंड रिलीज किए गए, व्यापक भ्रष्टाचार हुए, जिले के स्तर पर भ्रष्टाचार हुए, प्रदेश के स्तर पर भ्रष्टाचार हुए, यहाँ तक बीडीओ और अस्पताल अधीक्षकों ने लूटा खाया। ना तो कहीं पर ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था हुई, ना तो आईसीयू की व्यवस्था हुई, ना तो बेड की व्यवस्था हुई, ना तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था हुई। जब दूसरी महामारी आई उसमें इनके पोल खुल गए। व्यापक पैमाने पर जनधन की हानि हुई। यहीं रामघाट है जहां पर प्रतिदिन 200 से 250 लोग जलाए जा रहे थे। अगर हमारे ज़िले में केवल ऑक्सीजन सिलेंडर होता, केवल ऑक्सीजन की उपलब्धता होती, ये महामारी 80% कम होती। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हो गया। उद्घाटन की जल्दी क्या थी? आप बताइए, जो वहाँ पर इनरोल्ड हुए होंगे 100 बच्चे, वो कहाँ से सीखेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे? जब ये 2 साल 0/0 होंगे तो आगे चल करके ये हम मरीजों का इलाज क्या कर पाएंगे? क्या कभी किसी ने उस हॉस्पिटल के सामने एक मरीज़ देखा है आज तक कि कोई मरीज़ उस हॉस्पिटल में गया हो और इलाज करा के बाहर निकला हो? शायद किसी ने नहीं देखा है। एक डॉक्टर की गाड़ी नहीं दिखी होगी, एक एम्बुलेंस वहाँ नहीं दिखी होगी। तो फिर ये उद्घाटन का औचित्य क्या है? मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आखिर ये उद्घाटन का औचित्य क्या था? क्या ये चुनावी उद्घाटन था? इस उद्घाटन का क्या वजूद है? जब उसकी मेडिकल कॉलेज की दीवारें ही प्लास्टर नहीं हो पाई हैं, तो फिर उद्घाटन किस बात का हुआ है? उद्घाटन केवल चुनावी राजनीति में अपने आप को आगे करने के लिए किया गया था, और ये उद्घाटन भ्रामक है। आखिरी प्रश्न जी, जनता आपको क्यों चुने? जी, आप जा रहे हैं क्षेत्र में, जी, तो क्या माहौल लग रहा है? परिवर्तन का लग रहा है? परिवर्तन होगा या नहीं होगा? जन विश्वास यात्रा जो है भाजपा निकाल रही है, वो अपने आप विश्वास जनता का लेना चाह रही है। आप विजय यात्रा निकाल चुके हैं। मैं विजय यात्रा निकाला था, हमारी पार्टी ने विजय यात्रा निकाला है। जौनपुर की इसी सड़क से, सामने जो सड़क है, इसी सड़क से विजय यात्रा गई थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बस के पीछे 50 हज़ार लोग दौड़ रहे थे। पूरे शहर जाम थे, पूरे चौक जाम थे। बस यहाँ से निकल रही थी, 50 हज़ार लोग बस के पीछे चल रहे थे। सड़क पे कहीं स्थान नहीं था। लेकिन जब भी जन विश्वास यात्रा भारतीय जनता पार्टी की हुई तो उसके साथ विश्वासघात किया गया। उनके पास, मैं बता रहा हूँ, शाहगंज में 22 प्रत्याशियों ने आवेदन किया था और 220 लोग उस विश्वास यात्रा में शामिल नहीं हो पाए थे। ये विश्वास यात्रा जब वाजिदपुर तिराहे पर पहुंची थी, वहाँ पर 1000 लोग नहीं उपस्थित हो पाए थे। अगर वो हमको टेलीफोन करके बता दिए होते हमारी ऐसी स्थिति है, तो हम समाजवादी पार्टी के कम से कम 25,000 कार्यकर्ता भेजकर उनके स्थान और शौकत में बढ़ोतरी कर देते। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। माननीय केशव जी आए थे, खुद ताली बजा रहे थे। बताइए, एक डिप्टी सीएम खुद ताली बजा रहा है। आप सोचिए इस प्रदेश का विकास कैसे होगा। अब आप खुद निर्णय ले सकते हैं, जौनपुर की जनता निर्णय लेगी। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, जनता आपको क्यों चुने? जनता हमको क्यों चुने? हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार की जो योजनाएं थी, 108
102 मान लीजिए केंद्र सरकार थी, 1090 की योजना थी, डायल 100 की योजनाएं थी। हमने विकास किया, हमने लैपटॉप दिया, हमने समाजवादी पेंशन योजना दी, हमने सड़कों के निर्माण में बढ़ोतरी की, हमने बिजली उत्पादन केंद्रों की स्थापना की थी। तमाम ऐसी योजनाएं थी जो समाजवादी पार्टी सरकार में विकास की एक यात्रा के तहत पहले और दूसरे चरण में हम आगे बढ़ रहे थे। हम कोशिश करेंगे, हमारी सरकार बनेगी, हम तीसरे और चौथे चरण में विकास में पहुंचेंगे और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद उदयभान जी हमसे जुड़ने के लिए। ये थे उदयभान मौर्य जी, जो समाजवादी पार्टी से सदर विधानसभा के प्रबल दावेदार हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं और जो युवा हैं उनकी शिक्षा और उनके रोजगार की उत्तम व्यवस्था की जाएगी। कहे तो सर्व समाज की जो समस्याएं हैं उसके निस्तारण के लिए मैं कटिबद्ध रहूँगा। तब तक के लिए देखते रहिए राजतंत्र टीवी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।